हेलो दोस्तों, लेट्स क्रिकेट की करंट अफेयर सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। और जैसा कि हम एग्रीकल्चर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री आदि के करंट अफेयर कर चुके हैं मार्च 2021 के लिए, उसी सीरीज़ में एनवायरनमेंट क्षेत्र में मार्च 2021 के अंदर क्या क्या घटनाएं घटित हुई उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। टोटल 70 स्लाइडें यहाँ पर हैं और उन सबको यहाँ पर डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। प्री के लिए बेसिकली वीडियोज़ होती हैं और साथ में कुछ पॉइंट्स मेंस के लिए भी यहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक है, तो हिंदी भाषा मेरी बोलने वाली रहेगी और लिखित भाषा जो होगी वो यहाँ पर अंग्रेजी भाषा होगी। और करंट अफेयर के लिए ऐसा यूट्यूब पर नहीं मिलता है आपको। जनरली बहुत हल्के हल्के क्वेश्चंस आपको दे देते हैं, सारी न्यूज़ेज़ एक साथ नहीं मिलती हैं, तो वही यहाँ पर उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना अगर वीडियो पसंद आए, और पीडीएफ अगर आपको इसकी चाहिए तो नीचे टेलीग्राम चैनल का मैंने लिंक दिया है, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और हर वीडियो की पीडीएफ आपको वहाँ पर मिलती रहेगी। तो चलते हैं न्यूज़ इसकी तरफ, देखते हैं कौन सी न्यूज़ यहाँ पर काम की आती हैं। तो सबसे पहली जो न्यूज़ है वो ये है कि एक होता है UNFCCC। ठीक है, इनकी जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ कोप मीटिंग्स होती हैं। ठीक है, तो 26 मीटिंग होने वाली है। 1 से 12 यानी कि 1 से 12 नवंबर 2021 के बीच ग्लासगो यूके के अंदर। क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कहाँ पर होगी। ठीक है, तो ग्लासगो यूके के अंदर यहाँ पर ये मीटिंग होने वाली है। तो इस मीटिंग के अंदर यहाँ पर इन्होंने कुछ डिस्कस किया। इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की अभी अभी। रिपोर्ट का नाम था NDC सिंथेसिस रिपोर्ट। NDC क्या? NDC मतलब नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। जब हमने पेरिस एग्रीमेंट 2015 के अंदर साइन किया था, तब हमने वहाँ पर अपने कुछ गोल्स डिसाइड किए थे। उन गोल्स को कहते हैं नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, कि हम CO2 का इमिशन कितना कम कर देंगे, हम कितने ज़्यादा पेड़ उगाएंगे, हम कार्बन का सिक्वेस्ट्रेशन कितना कर देंगे। ठीक है, हम कितना कार्बन सिंक यहाँ पर क्रिएट कर देंगे। इस तरह के कुछ टारगेट्स वहाँ पर लिए गए थे। तो उनको पूरा करने के लिए कौन सी कंट्री कितना आगे है, ये दिखाने के लिए रिपोर्ट जारी की गई, NDC सिंथेसिस रिपोर्ट। इसमें कहा तो इस रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको और ज़्यादा महत्वाकांक्षी क्लाइमेट एक्शन प्लान्स यहाँ पर घोषित करने होंगे। जैसे अपने पास बहुत सारे क्लाइमेट एक्शन प्लान है, जैसे नेशनल आपका NCAP है, नेशनल क्लाइमेट एक्शन प्लान। ठीक है, तो इस तरह के कई सारे जो प्लान हैं वो यहाँ पर लॉन्च किए हैं। तो कहने का मतलब है कि और ज़्यादा प्लान लॉन्च करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें पेरिस क्लाइमेट के हिसाब से ग्लोबल टेम्परेचर को 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है। ठीक है, प्री इंडस्ट्रियल लेवल के 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है, और कोशिश करनी है कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही वो रहे। ठीक है, तो याद रखिए इस चीज़ को कि और ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरत है प्लान्स को लॉन्च करने की, और जितने प्लान्स इस टाइम हैं उनसे काम नहीं चलेगा। तो यही सब चीज़ें डिस्कस होंगी जो अगली ग्लासगो समिट यहाँ पर होने वाली है, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की 26th सेशन यहाँ पर होगा यूके के अंदर। वहाँ पर भी ये सब चीज़ें डिस्कस होंगी। ओके, आगे चलते हैं। आगे जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो इस तरह के पॉइंट्स सामने आते हैं कि इंडिया ने यहाँ पर बनाया नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 के अंदर, और ऐसा करने वाला इंडिया सिर्फ तीसरा कंट्री है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद जिसके पास ऐसी क्वासी जुडिशियल बॉडी है जिसका नाम है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनवायरनमेंट केसेस के लिए। ठीक है, क्वासी जुडिशियल मतलब इसके पास जुडिशरी की पावर भी होंगी। अगर एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई भी केस आता है तो ये यहाँ पर निर्णय दे सकता है। तो इंडिया सिर्फ थर्ड कंट्री है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। देखिए, एक होता है प्रॉन, PRAWN। ये एक स्मॉल एक्वेटिक क्रस्टेशियन है, जैसा कि यहाँ पर आप इमेज में देख रहे हैं। ये बेसिकली एक्वेटिक का मतलब है ये वाटर बॉडीज़ के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर 10 लेग्स होती हैं, तो इनकी लेग्स 10 होती हैं, याद रखना। और इस सम ऑफ विच कैन बी ईटन, इनमें से कुछ का प्रयोग खाने के रूप में भी किया जाता है। अब ये न्यूज़ में क्या है, क्यों आई न्यूज़ में? इसलिए आई क्योंकि इनकी की जाती है कल्टीवेशन। ठीक, तो इनके छोटे छोटे से यहाँ पर एनक्लोजर्स बना दिए जाते हैं जिसके अंदर इनको कल्टीवेट किया जाता है, इनको उगाया जाता है, फिर इनको खाने के रूप में बेचा जाता है। ठीक है, तो इनका मार्केट काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। उड़ीसा के अंदर चिल्का लेक में ये बहुत भारी मात्रा में कल्टीवेशन की जा रही है। तो कल्टीवेशन कीजिए, ठीक है, बट इलीगल कल्टीवेशन नहीं होनी चाहिए गलत तरीके से। तो उस इलीगल कल्टीवेशन को बंद करने के लिए उड़ीसा सरकार ने यहाँ पर प्लान लॉन्च किया है कि जो प्रॉन एनक्लोजर्स हैं, मतलब इस तरह के जहाँ पर ये उगाए जाते हैं, उनको यहाँ पर बंद किया जाएगा। जितने भी इलीगल हैं वो यहाँ पर बंद किए जाएंगे। ठीक है, तो लगभग ऐसा फाउंड हुआ है कि चिल्का लेक के अंदर 15,000 हेक्टेयर के एरिया ऐसा है जहाँ पर गलत तरीके से इनकी कल्टीवेशन की जा रही है। ठीक, तो ज़्यादा कल्टीवेशन भी ठीक नहीं है। देखिए, जैसे फिशरीज़ है तो एक्सेसिव ओवर फिशिंग करेंगे तो यहाँ पर वाटर बॉडीज़ को बहुत दिक्कत होगी। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है। इससे क्या होगा कि जो इकोलॉजिकल हेल्थ है लेक की, अनसस्टेनेबल तरीके से जो आप कल्टीवेशन करते हैं उससे वाटर बॉडीज़ को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, उसी नुकसान को कम किया जा सकता है।
ठीक। फिर एंडेंजर्ड इरावदी डॉल्फिन्स का नाम आपने सुना होगा, वो भी यहाँ पर पाई जाती हैं और उनको यहाँ पर बेनिफिट इससे देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो मैमल्स जो हैं वो चिल्का लेक में बिना किसी हिंडर के मूवमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इस तरीके के आप एनक्लोजर्स बनाओगे तो मैमल्स वहाँ से पास नहीं हो सकता, उसको घूम करके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें दिक्कत करती हैं बीच में और इलीगल है, याद रखिएगा। आगे देखें तो डॉल्फिन्स यहाँ पर पहली बार देखी जाती हैं। कुछ जगह ऐसी हैं चिल्का लेक के अंदर जहाँ पर डॉल्फिन्स को पहली बार देखा जाता है। अगर यहाँ पहले भी हमने कुछ एविक्शन ड्राइव्स की हैं, पहले भी कुछ जो इलीगल यहाँ पर एनक्लोजर्स बने हुए थे उनको हटाया है, तो वहाँ पर डॉल्फिन्स आने लगी। अब यहाँ पर अगर इनको भी हटाया जाएगा तो यहाँ पर भी हमें डॉल्फिन्स की तादाद देखने को मिलेगी। तो सीधा लिंक करते हैं कि डॉल्फिन यहाँ पर हिंडर होती हैं इस तरह की एक्टिविटीज़ से, अगर इलीगल तरीके से कल्टीवेशन की जाए प्रॉन की। ठीक है, तो ये सब यहाँ पर कुछ फ़ायदे भी होंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा उड़ीसा ने ऐसा काम किया है। आगे चलते हैं। आगे अगर मैं बात करूँ तो हाँ, एक ये जो रिपोर्ट मैंने अभी आपको बताई एनडीसी सिंथेसिस रिपोर्ट जो कि यूएनएफसीसीसी ने लॉन्च की, इनके हिसाब से ये है कि यूनाइटेड किंगडम और यूरोपियन यूनियन ये ऐसे जो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ओनली रीजन्स, केवल ऐसे क्षेत्र हैं, इनके अलावा कोई और क्षेत्र ऐसा नहीं है जिन्होंने ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन के टारगेट्स को इंक्रीज़ किया हो। मतलब पहले कहा हो पेरिस एग्रीमेंट में कि हम 20% तक कम कर देंगे, लेकिन फिर आधे आधे कहा हो नहीं हम 40% तक कम कर देंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये सिर्फ ऐसी दो ही कंट्रीज़ हैं जिन्होंने ये बात कही है। ठीक। दूसरी बात इन्होंने कही है कि जितनी भी बड़े इमीटर हैं जो CO2 का मैक्सिमम इमिशन करते हैं, उनमें से 16 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिन्होंने अपने टारगेट्स को कुछ ध्यान नहीं दिया और टारगेट में रिडक्शन करने की भी कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा 20% करेंगे, उनसे 20% भी नहीं हो रहा। तो ऐसे जो पेरिस क्लाइमेट के गोल हैं वो पूरे नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर लगातार रिपीट होती रहती हैं। आगे चलें तो हिमालयन सीरो ये एक तरह का आपका मैमल है और असम के अंदर स्पॉट हुआ। तो न्यूज़पेपर में भी इस तरह का आर्टिकल यहाँ पर देखने को मिला था। तो हिमालयन मैमल कहा जाता है, मतलब बेसिकली मैमल है और हिमालयन रीजन में पाया जाता है। देखने को मिला मनास टाइगर रिजर्व में। ठीक है, तो याद रखिएगा मनास टाइगर रिजर्व असम के अंदर है। और देखिए असम के अंदर कहीं पर भी पहली बार देखा गया वो जगह है मनास टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, तो पहली बार देखने को मिला है और वो भी मनास टाइगर रिजर्व के अंदर देखने को मिला है। ये गोट एंटीलोप है, ना तो ये गोट की तरह है ना ही एंटीलोप की तरह, ये दोनों अलग अलग प्रजातियां हैं। तो गोट और एंटीलोप दोनों का मिक्सचर यहाँ पर कहा जाता है हिमालयन सीरो को। ठीक है, देखिए हिमालय अगर मैं एक माउंटेन बनाने की कोशिश करूँ तो जहाँ तक पेड़ उगते हैं उस लाइन को कहते हैं ट्री लाइन। तो ट्री लाइन से ऊपर जहाँ पर पेड़ नहीं उगते वहाँ पर ये पाया जाता है। तो हिमालयन मैमल इज़ अ हाई एल्टीट्यूड ड्वेलर यूजुअली फाउंड बेसिकली 2000 to 4000 मीटर अबव द सी लेवल। तो सी लेवल से काफ़ी ऊपर यानी कि कोल्ड इलाकों में पाया जाता है। और IUCN स्टेटस याद रखिएगा, वल्नरेबल IUCN स्टेटस है। यही पॉइंट्स यहाँ से निकलते हैं जो मैंने यहाँ पर हाईलाइट किए हुए हैं। सेम पॉइंट्स मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी यहाँ पर हैं। आगे चलें तो एक है नाग रिवर पोल्यूशन अबेटमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया और ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया महाराष्ट्र सरकार द्वारा। ठीक है, महाराष्ट्र के नागपुर इलाके के अंदर, देखिए नागपुर का जो नाम है वो नाग रिवर से ही पड़ा है। तो जितना भी सीवेज जाता है या इंडस्ट्रियल वेस्ट इस रिवर के अंदर जाता है उस वेस्ट को वहाँ से हटाया जाएगा। ठीक है, तो जितना भी गलत तरीके का केमिकल वेस्ट है, बायोलॉजिकल वेस्ट है, वो सब रिवर के अंदर ना जाए, उसके लिए लॉन्च किया गया है नाग रिवर पोल्यूशन अबेटमेंट प्रोजेक्ट। और प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया अंडर नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्रोग्राम। नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट का प्रोग्राम है और इसका जो मेन मकसद है, नाम से ही पता चल रहा है नेशनल रिवर कंजर्वेशन, तो रिवर्स का कंजर्वेशन करेंगे, उसके अंदर किसी भी तरह का कोई पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन बेसिकली ना हो रिवर्स के अंदर, और उस वाटर की क्वालिटी भी इम्प्रूव हो। क्योंकि अगर फ्रेश वाटर लेक होती है या फ्रेश वाटर रिवर फ्रेश वाटर होता है तो उसके अंदर पॉल्यूशन जाएगा तो कई सारे लोगों की जो लाइफ है वो प्रभावित होगी, क्योंकि उनको पीने का पानी यहीं से ही मिलता है। ठीक, तो इसीलिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान। ठीक है, अच्छा मैंने बताया कि नागपुर का जो नाम पड़ा है वो नाग रिवर से ही पड़ा है। और इसके बाद अगर मैं नाग रिवर और एक दूसरी रिवर है पीली रिवर, ये दोनों रिवर मर्ज हो जाती हैं कान्हा रिवर के अंदर। और कान्हा रिवर ट्रिब्यूटरी है बेनगंगा रिवर की और बेनगंगा खुद ट्रिब्यूटरी है गोदावरी रिवर की। तो ये गोदावरी रिवर, ये बेनगंगा रिवर और ये यहाँ पर आपकी कान्हा रिवर, और कान्हा रिवर के अंदर दो रिवर मर्ज हो रही हैं, एक आपकी नाग रिवर और एक पीली रिवर। ठीक, तो इस तरीके से याद रखिए गोदावरी रिवर की सब ट्रिब्यूटरीज हैं ये।
आगे चलें तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया गया, आपको पता होगा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है और 2013 से लगातार मनाया जा रहा है। क्यों मनाया जाता है 3 मार्च को? क्योंकि इस दिन 3 मार्च तारीख को 3 मार्च 1973 को एक कन्वेंशन साइन होती, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा साइट्स। ठीक है, तो ये कन्वेंशन साइन हुई थी, उसी उपलक्ष्य में यहाँ पर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है 3 मार्च को। ठीक है, इस बार का थीम क्या था? 2021 का थीम था फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लेनेट। ठीक है, तो ये थीम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो कि नंबर में 17 हैं, 2030 तक पूरे करने हैं, उनको बेसिकली ध्यान में रखकर ये मनाया जाता है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स इसके अंदर से याद रखने हैं। उसके बाद इसी दिन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के दिन WWF जो कि बेसिकली कहलाता है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इन्होंने एक ड्राइव शुरू की। इन्होंने कहा कि देखिए यूरोप के अंदर एक तरह के फॉरेस्ट हैं जिनको कहा जाता है ओल्ड ग्रोथ फॉरेस्ट। यूरोप के अंदर एक तरह के फॉरेस्ट है जिनको कहा जाता है ओल्ड ग्रोथ फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट जो है प्राइमेटिव फॉरेस्ट हैं यूरोप के, मतलब ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले यही फॉरेस्ट जो है वो यूरोप में देखने के लिए मिले थे। तो इनका जो बेसिकली इनको बचाना है। ठीक है, तो डोमिनेटेड बाय नेचुरल प्रोसेसेस, तो इनको बचाने का काम यहाँ पर करना है। तो ये सब करना शुरू किया WWF ने यूरोप के अंदर। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे पर उन्होंने कमिटमेंट ली कि हम ऐसा करेंगे। ठीक है, तो ओल्ड ग्रोथ फॉरेस्ट इनको यहाँ पर बचाने का काम ये लोग करेंगे। आगे अगर हम देखें तो जगह जगह पर फॉरेस्ट फायर देखने को मिल रही हैं। इसी सिलसिले में उड़ीसा के सिमली पर यहाँ पर जो आपका है सिमलीपल बायोस्फीयर रिजर्व, वहाँ पर वाइल्ड फायर देखने के लिए मिली। ठीक है, तो ये सिमलीपल के बारे में अगर आप देखें तो सिमलीपल बायोस्फीयर रिजर्व वन ऑफ द लार्जेस्ट बायोस्फीयर्स इन इंडिया, और उड़ीसा के अंदर ये यहाँ पर है। ठीक है, तो इतना तो आपको यहाँ से पता होना चाहिए। फिर सिमलीपल का जो नाम पड़ा है वो पड़ा है सिमूल ट्री से। ठीक है, तो सिमूल ट्री से यहाँ पर नाम पड़ा है सिमलीपल। ओके, इसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया 1956 में। इसको प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर लाया गया 1973 में, और इसको बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया गया 1994 में, और इसको यूनेस्को ने अपनी बेसिकली वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इंडेक्स में जोड़ लिया 2009 में। ठीक, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर एक चीज़ अगर आप यहाँ पर देखें, अगर वाइल्ड फायर यहाँ पर लगी है तो यहाँ पर थ्रेटन कौन सा जीव है? तो ये है द मेलेनिस्टिक टाइगर। द सिमलीपल इज़ फेमस फॉर कुड बिकम एक्सटिंक्ट। तो यहाँ पर जो ये टाइगर है ये यहाँ पर एक्सटिंक्ट हो सकता है अगर ये वाइल्ड फायर यहाँ पर फैलती रही तो सिमलीपल बहुत बड़ा होम है, यहाँ पर एलिफेंट्स भी पाए जाते हैं, 304 तरह की और स्पीसीज़ भी पाई जाती हैं, कई तरह के फ्लोबर्स भी यहाँ पर पाए जाते हैं, रेप्टाइल्स की भी 62 स्पीसीज़ पाई जाती हैं। तो इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे बात करें, एक होता है कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी रेगुलेशंस, कैफ़े कह सकते हैं, कैफ कह सकते हैं, कुछ भी कहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर लॉन्च किए गए रेगुलेशंस, और बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए ये बेसिकली हैं। देखिए इनका फ़ेज़ 2 लॉन्च होने वाला था, कैफ़े रेगुलेशंस का फ़ेज़ 2 लॉन्च होने वाला था। फ़ेज़ 1 लॉन्च हुआ 1 अप्रैल 2017 को। ठीक, उसके बाद 2022 तक हमने ये फ़ेज़ रखा कि भाई 2022 तक चलेगा, बट अब ये शुरू होने वाला था 1 अप्रैल 2022 से। तो जो इंडस्ट्रीज़ हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, उन्होंने कहा भाई फ़ेज़ 2 को अभी लॉन्च मत कीजिए 2022 से, इसको 1 अप्रैल 2024 से लॉन्च कीजिए। तो पोस्टपोनमेंट की बात हो रही है। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ ने कहा है कि इसके इम्प्लीमेंटेशन को अभी मत कीजिए, इसको रोकिए। ठीक, इनका एम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दे एम एट इम्प्रूविंग फ्यूल एफिशिएंसी ऑफ व्हीकल्स बाय लोअरिंग कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस। तो कार्बन डाइऑक्साइड्स के इमिशन को रोकने के लिए बेसिकली ये यहाँ पर रेगुलेशंस बनाए गए हैं कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बेसिकली व्हीकल वगैरह से जो पोल्यूशन है उसको रोका जा सके, कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन को रोका जा सके। अच्छा, कैफे रेगुलेशंस के अंदर याद रखना फोकस सिर्फ और सिर्फ CO2 इमिशन के ऊपर रहता है, जबकि BS6 भारत स्टेज 6 के अंदर जो फोकस है वो हर तरह के पोल्यूशन के ऊपर है जो कि व्हीकल से एग्जॉस्ट होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना। ये जो नॉर्म्स होते हैं ये हर चीज़ पर लागू होते हैं, पेट्रोल, डीजल, LPG, CNG, ठीक है, हर तरह के व्हीकल पर लागू होते हैं। सबसे पहली बार 1 अप्रैल 2017 को इंडिया में आए थे, और इसके अंदर कुछ टारगेट थे, टारगेट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस याद रखना कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी रेगुलेशंस किस चीज़ के लिए हैं, एम क्या है और क्यों न्यूज़ में था। ठीक है, और सिर्फ CO2 के लिए ही ये यहाँ पर हैं। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पर एक और न्यूज़ देखने को मिली। देखिए
आपको पता होगा अरावली हिल्स के बारे में। अरावली हिल्स 4 राज्यों में फैली हुई है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड दिल्ली। तो इनमें से हरियाणा यहाँ पर पहले माइनिंग करता था। 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने माइनिंग बंद करा दी कि अरावली हिल्स में किसी तरह की माइनिंग नहीं होगी, क्योंकि इनकी जो अरावली हिल्स है वो देखा जाए तो 25% तक ख़त्म हो चुके हैं। राजस्थान में भी इलीगल माइनिंग के ज़रिए और भी इलाकों में माइनिंग के ज़रिए इनकी जो हाइट है वो लगातार कम होती चली जा रही है, और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है दिल्ली के लिए, क्योंकि ये बैरियर का काम करते हैं थार मरुस्थल से आने वाली रेत का। ठीक है, तो डस्ट स्टॉर्म को रोकने का ये काम करते हैं। तो बिल्कुल भी यहाँ पर रिस्क नहीं ले सकते कि माइनिंग की परमिशन दे दी जाए। पेंडेमिक आया, स्टेट की इनकम्स ख़त्म हो गई 2019 2020। ठीक है, तो राज्य सरकार के पास पैसा नहीं है, तो हरियाणा ने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में प्ली डाली और कहा कि भाई हमें माइनिंग की परमिशन दीजिए और अरावली हिल्स में हमें माइनिंग करनी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वही बात है कि 2002 में बंद किया था और 25% डिक्लाइन देखने को मिला राजस्थान के अंदर, और बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें हो जाएंगी हरियाणा वगैरह में अगर इसकी हाइट और ज़्यादा घटी। ठीक है, फिर हम ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया भी बना रहे हैं, तो वो बनाने का मकसद ही पैदा नहीं होता अगर यहाँ पर माइनिंग पहले से नहीं हो रही होती। ठीक, तो कंसिक्वेंसेज ऑफ दिस माइनिंग हैज़ बीन अ डिस्ट्रक्शन ऑफ एक्विफर्स एंड डिफॉरेस्टेशन। तो ये इसके कंसिक्वेंसेज होंगे अगर यहाँ पर परमिशन दे दी जाती है माइनिंग करने की। ठीक है, तो ये इस तरह की न्यूज़ आपको पता होनी चाहिए कि हरियाणा ने यहाँ पर डिमांड की है, क्यों की है, क्या होगा, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। भाई इंडिया का और एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खुला है पटना के अंदर। ठीक, तो याद रखना सिर्फ इंडिया का ही नहीं, एशिया का भी यहाँ पर पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है ये यहाँ पर, और गंगा रिवर के किनारे पर खुलेगा। याद रखना नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, और पटना यूनिवर्सिटी बिहार के अंदर ये खुलने वाला है। ओके, और इंडिया और एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर ये यहाँ पर होगा, और डॉल्फिन डे भी मनाया जाता है 5 अक्टूबर को हर साल। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्ल्ड्स फर्स्ट प्लेटिपस सेंचुरी यहाँ पर खुली है। देखिए ये होता है प्लेटिपस। प्लेटिपस और एकेडना दो चीज़ें होती हैं। ऑस्ट्रेलिया में ये दोनों पाए जाते हैं, पोपुआ न्यू गिनी में भी पाए जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि दुनिया की पहली प्लेटिपस सेंचुरी ऑस्ट्रेलिया के अंदर खुली है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर प्लेटिपस भारी मात्रा में पाए जाते हैं और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए, द प्लेटिपस इज़ ओनली फाउंड इन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के अलावा कहीं और नहीं पाए जाते। ठीक है, अच्छा, अब ये दो चीज़ें हैं प्लेटिपस और एकिडना, दोनों ऐसे मैमल हैं। देखिए मैमल जो हैं वो बेसिकली बच्चे पैदा करते हैं, अंडे नहीं देते, बट ये दो मैमल ऐसे हैं जो अंडे देते हैं। याद रखना इस चीज़ को। ओनली ओनली 2 मैमल्स ऑन द अर्थ जो कि यहाँ पर अंडे देते हैं, बच्चे पैदा नहीं करते हैं। तो इस अंतर को याद रखना, और इन दोनों का नाम याद रखना, प्लेटिपस एंड एकिडना। प्लेटिपस सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाए जाते हैं, एकिडना सिर्फ पापुआ न्यू गिनी के अंदर पाए जाते हैं। दीज 2 मैमल्स आर एग्जाम्पल ऑफ मोनोट्रिमस। इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो जो चीज़ें याद रखने की हैं उनको याद रखिए, बाकी चीज़ों को छोड़ते हुए चलिए। ओके, तो सिर्फ ऐसे दो मैमल पूरे अर्थ पर पाए जाते हैं जो कि अंडे देते हैं, और उनमें दोनों में प्लेटिपस और एकिडना आते हैं। आगे चलें अगली न्यूज़ की तरफ। तो अगली न्यूज़ है डंपिंग इनर्ट वेस्ट इन असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखिए असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बेसिकली पड़ती है दिल्ली के अंदर, दिल्ली और हरियाणा की बॉर्डर पर पड़ती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई जो वेस्ट यहाँ पर डंप किया जा रहा है असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर, वो यहाँ पर ख़त्म होना चाहिए। इसके लिए एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया जाए, और असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर यानी जो दिल्ली के अंदर है उसमें वेस्ट डंप ना हो, चाहे वो नॉन रिएक्टिव वेस्ट है। देखिए इनर्ट वेस्ट वो है जो रिएक्ट नहीं होता बेसिकली। ठीक है, तो ये गलेगा भी नहीं क्योंकि ऑर्गेनिक नहीं होता। तो इस तरह का वेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के लिए बहुत हानिकारक है। इसके लिए एक्सपर्ट कमेटी यहाँ पर बनाई गई है। इनर्ट वेस्ट इज़ अ वेस्ट विच इज़ नीदर बायोलॉजिकली और केमिकली रिएक्टिव एंड इज़ वेस्ट विच विल नॉट डिकम्पोज और डिकम्पोज वेरी स्लोली। ठीक है, तो ये इनर्ट वेस्ट की डेफिनेशन भी आपको याद रखनी है क्योंकि पूछी जा सकती है कि क्या होता है इनर्ट वेस्ट। अगर मैं असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करूं तो यहाँ पर देखिए दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पर ये पाई जाती है। इको सेंसिटिव जोन यूनियन गवर्नमेंट ने इसको डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, 1 किलोमीटर के चारों तरफ इसकी बाउंड्री के 1 किलोमीटर आप नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर 1 किलोमीटर का एरिया इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया गया है। और साथ ही अगर आप देखें तो
इसके जो चारों तरफ के इलाके हैं उनमें सरिस्का नेशनल पार्क आ जाता है, ठीक। ये सब चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। ओके, क्या बैन है क्या बैन नहीं है ये सब याद नहीं रखना, ना ही ये याद रखना है कि कौन कौन से विलेजेस इसके अंदर हैं। तो सिर्फ यही याद रखना है कि दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर ये है, और अभी अभी इस पे इनर्ट वेस्ट को डंपिंग बंद करने के लिए एक्सपर्ट कमेटी का गठन हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक न्यूज़ में आया पेंच टाइगर रिजर्व जो कि महाराष्ट्र में है। एक टाइग्रेस थी, टाइग्रेस अवनी इसका नाम था। तो ये रिलीज़ की गई इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर, पेंच टाइगर रिजर्व में, महाराष्ट्र में। पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों का जॉइंट प्राइड है, ठीक है, याद रखना। मतलब दोनों इस पर अपनी जो है वो गर्व महसूस करते हैं कि ये हमारा हिस्सा है, ठीक है। तो कुछ पार्ट इधर है कुछ पार्ट उधर है, बट मैक्सिमम पार्ट महाराष्ट्र के अंदर यहाँ पर माना जाता है। तो महाराष्ट्र के अंदर पेंच टाइगर रिजर्व में इस टाइग्रेस को छोड़ा गया। नागपुर डिस्ट्रिक्ट में है महाराष्ट्र के अंदर, याद रखना ये भी। अभी नागपुर डिस्ट्रिक्ट और न्यूज़ में है क्योंकि नाग रिवर रिबेटमेंट प्रोजेक्ट यहाँ पर लॉन्च किया गया। द पेंच रिवर फ्लोज थ्रू मिडल ऑफ द पार्क। तो इस पेंच टाइगर रिजर्व, जैसे टाइगर रिजर्व है तो इसके बीच से यहाँ पर नदी बहती है पेंच रिवर। दोनों जो यहाँ पर राज्य हैं मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, दोनों का जॉइंट प्राइड है, इसको याद रखना। अगली बात, इट इज़ एमंग द साइट्स नोटिफाइड बाई द इम्पोर्टेंट वर्ल्ड एरियाज। देखिए, एक होती है वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल, ये जगह जगह ये डिक्लेयर करते हैं कि कौन सी साइट पक्षियों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको डिक्लेयर कर देते हैं इम्पोर्टेंट वर्ल्ड एरिया, यानी कि वहाँ पर पक्षियों के लिए सर्वोत्तम जगह देखने के लिए मिलती है। अगर दुनिया के पक्षी यहाँ पर आते हैं तो वो यहाँ पर कुछ बेसिकली माइग्रेटेड सीज़न में तो वो यहाँ पर रुकते हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया इसको डिक्लेयर किया गया है। इसको प्रोटेक्ट किया जाएगा, मॉनिटर किया जाएगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा, और बर्ड्स के कंजर्वेशन के लिए ये प्रोग्राम यहाँ पर है। तो ये सब पॉइंट इसके अंदर से निकाले हैं, याद रखना। एक चीज़ है ओलिव रिड्डी टर्टल, और इसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। आप उसको चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, या फिर सिर्फ यूट्यूब पर सर्च कीजिए ओलिव रिड्डी टर्टल फॉर यूपीएससी पीसीएस, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेटस, डिस्ट्रीब्यूशन, थ्रेट कंजर्वेशन सब कुछ बताया गया है। क्यों? क्योंकि ये न्यूज़ में आया, ये न्यूज़ में आया। ओलिव रिड्डी टर्टल, ओलिव रिड्डी टर्टल इसलिए न्यूज़ में आया क्योंकि एक टर्टल कंजर्वेशन एक्शन प्लान लॉन्च किया गया है, और उड़ीसा हाई कोर्ट का ये बेसिकली ऑर्डर था। 3 मेंबर पैनल यहाँ पर डिक्लेयर किया गया। ओलिव रिड्डी सी टर्टल का स्टेटस IUCN एंडेंजर्ड नहीं है, ये वल्नरेबल है, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। और इस वीडियो के अंदर ढंग से बताया गया था, जो पिछली वीडियो थी गहिरमठ बीच के बारे में, और ओलिव रिड्डी टर्टल की जितनी भी नेस्टिंग साइट्स हैं उन सब के बारे में मैंने डिक्लेयर कर दिया है उस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो वहाँ से भी देखिए, और इस को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे बात करें तो एक अवार्ड है केरा वीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड। तो ये अवार्ड कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट्स के द्वारा दिया जाता है, जो कि फुल फॉर्म है केरा की, CERA। और ये दिया गया प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी श्री नरेंद्र मोदी जी को ये अवार्ड यहाँ पर दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि उन्होंने इंडिया की लीडरशिप की है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को मीट करने में कंट्री एंड द वर्ल्ड्स फ्यूचर एनर्जी नीड्स। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि मोदी जी ने प्रकृति के लिए बहुत कुछ किया, और वो फ्यूचर गोल्स के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से तत्पर हैं। मतलब अपना सब कुछ यहाँ पर प्रकृति के लिए देना चाहते हैं, सस्टेनेबल तरीके से डेवलपमेंट कर रहे हैं, इसलिए ये अवार्ड उन्हें दिया गया। 2016 में पहली बार अवार्ड जो है वो बांटा गया था। और बांटा किसने जाता है? कमिटमेंट इन लीडरशिप on the future of global energy and environment and for offering solutions and policies to energy access, affordability and environmental स्टीवर्डशिप। तो आप एनवायरनमेंट के क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं, आप भविष्य के चिंता करते हैं, आने वाली पीढ़ी किस तरीके से एनवायरनमेंट को झेलेगी उसकी चिंता करते हैं, आप उस पर पॉलिसीज़ बनाते हैं। तो जो ऐसा काम करता है उसको यह अवार्ड दिया जाता है। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को यह अवार्ड दिया गया। आगे बात करें, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने यहाँ पर रिपोर्ट जारी की है कि इंडिया में कितनी कंटेमिनेटेड साइट है। कंटेमिनेटेड साइट का मतलब है कि वहाँ पर टॉक्सिक और हजार्डस वेस्ट बहुत ज़्यादा मिलता है। तो ये बताया गया कि 112 कंटेमिनेटेड साइट यहाँ पर हैं, ठीक है, इंडिया के अंदर, और सबसे ज़्यादा उड़ीसा के अंदर है, ठीक है। तो उड़ीसा के अंदर ऐसी मैक्सिमम साइटें हैं जहाँ पर टॉक्सिक या हजार्डस घातक वेस्ट बहुत ज़्यादा है, यानी कि जहरीला वेस्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाया गया था वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 के अंदर, और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर ये वर्क करता है। इसको थोड़ी सी पावर मिली हुई है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एंड पोल्यूशन एक्ट 1981 के अंदर भी। तो रिपोर्ट के अंदर सिर्फ ये शुरू की 3 लाइनें ही काफ़ी थी, बाकी सब तो ये सब ऐसे ही चलता रहता है, ये सब आपको पहले से पढ़ा हुआ होना चाहिए। 112 साइटें हैं टॉक्सिक हजार्डस वेस्ट को नापने के लिए, सबसे ज़्यादा उड़ीसा के अंदर हैं।
मध्य प्रदेश के अंदर आपको पता है बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, बहुत सारे टाइगर रिजर्व हैं। तो उनमें से 3 बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क के अंदर नाइट सफारीज़ लॉन्च की गई हैं। ठीक है, तो नाइट सफारीज़ यहाँ पर लॉन्च की गई। बांधवगढ़ नेशनल पार्क, जिसमें कि सबसे ज़्यादा डेंसिटी में मिलते हैं रॉयल बंगाल टाइगर्स। याद रखिए, डेंसिटी में, ना कि पॉपुलेशन में। ठीक है, तो पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा आपको सुंदरवन में मिल जाएगा। रॉयल बंगाल टाइगर की मैक्सिमम डेंसिटी जो है वो यहाँ पर बांधवगढ़ नेशनल पार्क में पाई जाती है। स्पॉटेड डियर भी यहाँ देखने के लिए मिलते हैं। दूसरा कान्हा नेशनल पार्क में लॉन्च की गई और तीसरा पेंच नेशनल पार्क में लॉन्च की गई, जिसके बारे में अभी अभी यहाँ पर हमने डिस्कस भी किया। ओके, याद रखिएगा इस चीज़ को। आगे चलते हैं। आईआईटी दिल्ली के रिसर्चर्स ने एक टेक्नोलॉजी डेवलप की है जो कि बेसिकली ई वेस्ट को यहाँ पर वेल्थ में कन्वर्ट कर देगी। जो ई वेस्ट होता है, कंप्यूटर लैपटॉप ख़राब हो गए, कहाँ फेंकें, ई वेस्ट बन जाता है। ठीक है, तो उस ई वेस्ट को वेल्थ में किस तरीके से बदलें, उसके लिए ये टेक्नोलॉजी यहाँ पर इन्होंने बनाई है। और जो टेक्नोलॉजी यहाँ पर बनाई है वो खुद में जीरो एमिशन टेक्नोलॉजी है। मतलब उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते वक्त भी किसी तरह का एमिशन नहीं होगा। ठीक, तो ये यहाँ पर अगर आप टेक्नोलॉजी देखें तो इस अगर हम मेथड का यूज़ करें तो इस ई वेस्ट के ज़रिए हम यहाँ पर एक तरफ तो सॉलिड चीज़ें हैं वो अलग रह जाएंगी, दूसरा यहाँ पर हम गैसियस एंड लिक्विड वेस्ट में फ्यूल प्राप्त कर सकते हैं इस ई वेस्ट से। तो गैसियस एंड लिक्विड फ्यूल प्राप्त कर सकते हैं, ये है ई वेस्ट टू वेल्थ। तो ये फ्यूल प्राप्त हुआ, ये वेल्थ ही तो है। ठीक, तो गैसियस एंड लिक्विड वेस्ट में अगर हमने इसका और ज़्यादा सिंथेसिस किया तो ये जो सॉलिड पार्ट एक तरफ बच गया, इससे भी हम यहाँ पर 90 से 95% तक प्योर मेटल्स हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब फ़ायदे हैं, किसी तरह की कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है और ये सब रिसर्च यहाँ पर चलती रहती है, इनको इस तरीके से देखते हुए चलना है। ओके, तो ये याद रखना, स्मार्ट सिटी मिशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है उसके लिए ये यहाँ पर हेल्प करेगा, क्योंकि जो अर्बन सिटीज़ हैं वहाँ पर ये चीज़ें ज़्यादा देखने के लिए मिलती हैं, ई वेस्ट वगैरह। तो ये न्यूज़ इस तरीके से आपको ख़त्म करनी थी और हमने यहाँ पर पढ़ी। आगे चलें तो ये न्यूज़ अभी बेसिकली बस ऐसे ही आपके दिमाग में रहनी चाहिए, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं डिटेल में जाना। जैसे इंडिपेंडेंट एनवायरनमेंट रेगुलेटर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई जल्दी से जल्दी इंडिपेंडेंट एनवायरनमेंट रेगुलेटर यानी कि नेशनल एनवायरनमेंट रेगुलेटर बॉडी बनाई जाए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर, जो कि ग्रीन क्लियरेंस को यहाँ पर ओवरसाइट करेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही, ये पहले भी कह चुका है बट यहाँ पर ये इसको बना नहीं रहे हैं। ठीक है, इस बॉडी को क्रिएट नहीं किया जा रहा है, तो यहीं पर यही कहा है कि क्यों नहीं बना रहे हो, जल्दी से बनाओ। ठीक, तो रेगुलेटर करेगा क्या? रेगुलेटर विल कैरी आउट इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव ट्रांसपेरेंट अप्रेजल एंड अप्रूवल ऑफ प्रोजेक्ट फॉर एनवायरमेंटल क्लियरेंस। आप कोई प्रोजेक्ट लेकर के आए कि भाई हमें यहाँ पर कंपनी बनानी है, उसके लिए आपको किसी तरह का फॉरेस्ट यहाँ पर ख़त्म करना है, तो उस फॉरेस्ट के लिए क्लियरेंस इंडिपेंडेंट तरीके से, ऑब्जेक्टिव तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से ये रेगुलेटर करेगा कि हाँ वो चीज़ जगह देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, क्या उसके चारों तरफ किसी तरह का नेशनल पार्क तो नहीं है, वो सब चीज़ें यहाँ पर ये देखेगा। और इसको यहाँ पर पावर भी दी गई है कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 ढंग से लागू हो रही है या नहीं हो रही है, उसको भी रेगुलेट करेगा। तो सिर्फ बनाना बाकी है, बाकी न्यूज़ तो चल ही रही हैं, जब न्यूज़ में आएगा तो और डिटेल में देखेंगे। एक होता है प्रोजेक्ट लॉयन। तो प्रोजेक्ट लॉयन लॉन्च किया गया था कि एशियाटिक लायन जो कि बेसिकली धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं, अभी सिर्फ यहाँ पर गिर टाइगर रिजर्व में यहाँ पर बचे हुए हैं और उनको यहाँ पर बचाने के लिए ये जो है वो प्रोजेक्ट लायन लॉन्च किया हुआ है। ठीक, तो एक वायरस भी है कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस, और ये वायरस काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है और यहाँ पर डेथ देखने को मिल रही है गिल गिल गिर लॉयंस की। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ नहीं है और इस डेथ को प्रिवेंट करने के लिए प्रोजेक्ट लॉयन के अंदर कुछ इनिशिएटिव होने चाहिए जो कि इस तरह की साइंटिफिक चीज़ों को भी बेसिकली अपने अंदर इन्वॉल्व करें। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखनी है। आगे अगर हम बात करें तो इंडिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट खुला है और देखिए ये पानी की सतह के ऊपर इस पावर प्लांट को लगाया गया है और सोलार एनर्जी के जरिए चलेगा। टोटल 100 मेगावाट की हम यहाँ पर बिजली बना सकते हैं। एनटीपीसी लिमिटेड ने इसको यहाँ पर लगाया है पेडापल्ली डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना के अंदर। 3 पॉइंट्स ये हो गए। चौथा पॉइंट ये है कि टोटल हमारा टारगेट है कि 2022 तक रिन्यूएबल एनर्जी 175 गीगावाट लाएंगे, जिसमें से कि 100 गीगावाट सोलर एनर्जी होगी। तो अभी हमने ये 1000 मेगावाट का लॉन्च, अभी हमने 100 मेगावाट का लॉन्च किया है, इसको बढ़ाते हैं हमें, काफ़ी ज़्यादा करना है। ठीक है, तो याद रखिएगा इंडिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट यहाँ पर खुला है।
अगली न्यूज़ की तरफ चलें तो अगली न्यूज़ में गवर्नमेंट ने कहा है कि गवर्नमेंट ने एक बेसिकली लिस्ट जारी की है और लिस्ट के अंदर जितने भी मैन्युफैक्चर हैं सोलर जो बेसिकली सोलर सेल्स होती हैं, सोलर प्लेट्स होती हैं एंड मॉड्यूल्स होते हैं, उनको मैन्युफैक्चर करने वाले जितने भी यहाँ पर बेसिकली मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी लिस्ट जारी की है। उन्होंने कहा है कि ये इंडिया के अंदर जो सोलर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं सिर्फ उनसे ही सोलर सेल्स खरीदे जाएं, बाहर की कंपनियों से ना खरीदे जाएं। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा और बाहर से आने वाली चीज़ें उन पर कस्टम ड्यूटी भी लगाई गई 40% 25% तक, ताकि आने वाला सामान महंगा हो और लोग बाग सिर्फ जो इंडिया की बनी हुई चीज़ें हैं, डोमेस्टिक बनी हुई चीज़ें हैं, उनको ही खरीदें। ठीक, तो ऐसी लिस्ट जारी की है कि इन्हीं कंपनी से खरीदिए, ये सब इंडिया की हैं, बाहर की कंपनी से मत खरीदिए। ओके, बिहार गवर्नमेंट ने बंद कर दी है सैंड माइनिंग नहीं होगी अब रिवर ब्रिजेस के किनारे। एक रिवर ब्रिज यहाँ पर है जैसे कि, तो रिवर ब्रिज के किनारे अब सैंड माइनिंग नहीं हो सकती क्योंकि रिवर का जो बेस है वो धीरे धीरे कमज़ोर होता चला जाता है ऐसे इनिशिएटिव्स के जरिए। ठीक, तो ये काम अब यहाँ पर नहीं होगा। इलीगल तरीके से सैंड माइनिंग जो होती है वो बंद कर दी गई है और माइनिंग के जरिए वाटर फ्लो तो यहाँ पर डिस्टर्ब होता ही है, साथ ही ब्रिज का जो फाउंडेशन रखा गया था वो भी यहाँ पर खतरे में आ जाता है। सैंड आपको पता होना चाहिए ये एक माइनर मिनरल है, पूछा जा चुका है। माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट MMDR एक्ट 1957 के हिसाब से। ठीक है, तो माइनर मिनरल है और बिहार ऐसा करने वाला राज्य बना। आगे चलें तो एक स्टडी हुई और ये स्टडी पब्लिश हुई नेचर जर्नल के अंदर। इन्होंने कहा है कि सेविंग द सी जायंट, मतलब जो ओशन के अंदर बड़े बड़े जो जीव पाए जाते हैं उनको बचाना बहुत ज़रूरी है। कहा है इन्होंने कि शार्क की पॉपुलेशन, ग्लोबल पॉपुलेशन पिछले 50 सालों में 70% ख़त्म हो चुकी है। तो पिछले 50 सालों में शार्क की 70% पॉपुलेशन ख़त्म हो चुकी है और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और कारण बताया है कि बहुत ज़्यादा हंटिंग की जा रही है, इंटेंशनल हंटिंग, जानबूझकर की हंटिंग की जाती है, या अगर आप छोटी मछलियों को पकड़ने जाते हो तो शार्क्स भी उसमें फंस जाते हैं। दूसरा, इंस्टेंसेस बाय कैच ड्यूरिंग द फिशिंग एक्सपीडिशन। तो ये भी कहा गया कि इंडोनेशिया में ये काम सबसे ज़्यादा होता है, इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा शार्क किलिंग्स देखने को मिलती हैं, उसके बाद इंडिया का नंबर आता है। इंडिया इज़ नाउ द सेकंड लार्जेस्ट शार्क फिशिंग नेशन, याद रखिएगा। ठीक है, व्हेल शार्क शेड्यूल 1 में रखी गई हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर, और अगर आपने इनको मारा तो ये एक पनिशेबल अपराध है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बेल भी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये स्लाइड से आपको इतना ही जानना था, एक बार और देखिएगा आपको समझ में आ जाएगी। दूसरा, अगर मैं बात करूं, एक सर्टिफिकेशन लॉन्च किए गए एनर्जी एफिशिएंसी एंटरप्राइज E3 सर्टिफिकेशन। तो E3 सर्टिफिकेशन ये लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा। याद रखना किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने। क्यों? क्योंकि जो ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमिशन करता है, हार्मफुल जो पोल्यूटेंट है उनका। ठीक है, तो जहाँ पर आपने ईंटों के भट्टे देखे होंगे, ठीक है, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा हार्मफुल मात्रा में यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड या और भी तरह के पोल्यूशन निकलते हैं, उनको रोकने के लिए ये सर्टिफिकेशन शुरू किया गया है। ठीक, कि जब आप ब्रिक्स बनाते हैं, ईंटें बनाते हैं, तो अच्छी तरह की टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कीजिए, ज़बरदस्ती बनाने की कोशिश मत कीजिए। ठीक, तो ये चीज़ें यहाँ पर लॉन्च की गई हैं। और ब्रिक सेक्टर का अपना इंपॉर्टेंस है, GDP में 0.7% हिस्सा है और 1 करोड़ वर्कर्स को यहाँ पर रोजगार भी प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा E3 सर्टिफिकेशंस किसके लिए लॉन्च किए गए हैं, ब्रिक मैन्युफैक्चर सेक्टर के लिए लॉन्च किए गए हैं। USA के अंदर एक सिटी है फिलाडेल्फिया सिटी, और उन्होंने ये कहा है कि रात में जो बेसिकली बिल्डिंग्स हैं उनकी लाइट्स को बंद किया जाना चाहिए, ताकि लाइट्स विल बी डिम्ड इन द नाइट टू प्रिवेंट द माइग्रेटरी बर्ड्स। जो पक्षी बाहर से आते हैं वो बिल्डिंग से ना टकरा जाएं, इसके लिए यहाँ पर लाइट्स को बंद रखा जाए, डिसओरिएंटेशन और क्रैशिंग ना हो। ठीक है, तो ऐसा आप लिख सकते हैं मेंस के अंदर भी कि ऐसे प्रोविजंस लिए जा सकते हैं। ठीक है, इंडिया के अंदर भी। ओके, तो इस तरह की न्यूज़ भी काम की हो जाती हैं। आगे बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने कहा है कि हम प्लांटिंग शुरू करेंगे सी बकथ्रोन की। याद रखना, सी बकथ्रोन की प्लांटेशन शुरू करेंगे कोल्ड डेजर्ट एरिया के अंदर ऑफ द स्टेट। तो हिमाचल प्रदेश के जितने भी कोल्ड इलाके हैं वहाँ पर, बेसिकली लाहौल स्पीति रीजन आपको पता हो तो कोल्ड डेजर्ट के अंदर आता है, और उसके अंदर यहाँ पर सी बकथ्रोन की प्लांटेशन शुरू की जाएगी। ये एक तरह की श्रब होती है, एक तरह की झाड़ी होती है, और ऑरेंज येलो कलर के इस पर एडिबल बेरीज भी यहाँ पर उगते हैं। ठीक, तो इस चीज़ का इम्पोर्टेंस भी आप यहाँ पर अभी समझेंगे।
और इन इंडिया अगर मैं बात करूँ तो ट्री लाइन, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जहाँ तक ट्री उगते हैं नीचे से, वो ट्री लाइन कहलाती है। तो सी बकथ्रोन उगाए जाते हैं हिमालयन रीजन में ट्री लाइन से ऊपर, यानी कि लगभग ठंडे इलाकों में, कोल्ड डेजर्ट जैसे कि लाहौल स्पीति रीजन मैंने आपको यहाँ पर बताया। और हिमाचल प्रदेश में इसको कहते हैं चरमा। ठीक, हिमाचल प्रदेश में सी बकथ्रोन को चरमा कहा जाता है, और लाहौल स्पीति और कश्मीर के कुछ इलाकों में इसको उगाया जाता है। ओके, तो हिमाचल प्रदेश है, लद्दाख है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, इन सब जगहों पर सी बकथ्रोन को उगाया जाता है। इसके मेडिसिनल बेनिफिट भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ठीक, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब हिमाचल प्रदेश इसकी प्लांटेशन शुरू करेगा। उसके बाद बात करें तो एक होता है ब्राउन कोल, जिसको लिग्नाइट कहते हैं। लिग्नाइट से यहाँ पर प्रोड्यूस की जाएगी हाइड्रोजन, और ऐसा कहने वाला जो है वो प्रोजेक्ट है ऑस्टियो जापानिया प्रोजेक्ट। तो ऑस्ट्रेलिया और जापान ने मिलकर के ये प्रोजेक्ट साइन किया। दुनिया का पहला ऐसा प्रोजेक्ट साइन किया है कि लिग्नाइट से हाइड्रोजन यहाँ पर बनाई जाएगी। ठीक है, तो विल बी यूज विद कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा टू प्रोड्यूस क्लीन हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन बनाई जाएगी, एक बहुत ही बेसिकली पॉल्यूटेंट जिसको कहते हैं कोल का बिल्कुल घटिया रूप ब्राउन कोल, उससे यहाँ पर बनाई जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा किसने कैसा क्या प्रोजेक्ट है और किसने लॉन्च किया। उसके बाद एक हिल फॉरेस्ट न्यूज़ में आई, शत्रुंजय हिल फॉरेस्ट। यहाँ पर बेसिकली फॉरेस्ट फायर देखने को मिली, और गुजरात के भवनगर इलाके में यहाँ पर पड़ते हैं। तो गुजरात में याद रखना शत्रुंजय हिल फॉरेस्ट पाए जाते हैं, और एशियाटिक लॉयन का ये यहाँ पर हैबिटेट है। ठीक, तो 3 पॉइंट यहाँ पर न्यूज़ में थे, तीनों के तीनों डिस्कस कर दिए गए हैं। दूसरा ये आपको बताना है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट में दीजिए। इन नेशनल पार्क्स को नॉर्थ से साउथ की तरफ आपको लगाना है। बांदीपुर, गिर, कान्हा, काजीरंगा, इनको नॉर्थ से साउथ की तरफ लगाइए और बताइए, ABCD इस तरीके से लिख करके बताइएगा। आगे बात करें तो 16 मार्च की न्यूज़ तक हम आ चुके हैं, और लगभग यहाँ पर देखिए तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, जो कि बेसिकली पाई जाती है गुजरात और राजस्थान के इलाकों में नेचुरली तरीके से, इनको यहाँ पर बचाने का काम किया जाए। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? सबसे बड़ी दिक्कत है पावर लाइंस, जो ऊपर बिजली की तारें जाती हैं, ये उनसे टकरा जाते हैं, और काफ़ी भारी मात्रा में यहाँ पर इनकी डेथ देखने को मिलती है। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि इनको बचाने के लिए यहाँ पर कुछ करना चाहिए, और इंस्टॉल कीजिए फ्लाइट वर्ड डिटेक्ट डाइवर्टर्स। तो ये मेंस में लिखने के लिए काफ़ी अच्छा मुद्दा है कि फ्लाइट वर्ड डाइवर्टर्स का यूज़ किया जाए। अगर कोई पक्षी उड़ता हुआ जा रहा है तो उसको इस तरीके का कोई चिन्ह दिखे कि हाँ भाई उधर यहाँ पर मुझे नहीं जाना है, और इसको कहा जाता है फ्लाइट वर्ड डाइवर्टर। टू गाइड द वर्ड्स अवे फ्रॉम द पावर लाइन्स वुड बी एक्सपेंसिव। मुद्दा यही है कि ये बहुत महंगे हैं। ठीक है, तो इस तरह की न्यूज़ भी आपके काम की होती हैं, और ये पूरी न्यूज़ यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, प्रोजेक्ट रीहैब। प्रोजेक्ट रीहैब लॉन्च किया गया कर्नाटक सरकार के द्वारा, और बेसिकली इस प्रोजेक्ट में करेंगे क्या? रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक यूजिंग बीज। तो जैसे फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट के चारों तरफ हम बी बॉक्सेस लगा देंगे। अब बी बॉक्सेस अगर आपको पता हो तो एलिफेंट्स जो हैं जनरली बीस के करीब नहीं आते हैं, क्योंकि वो उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर देती हैं। तो वही दिक्कत यहीं पर ये फॉरेस्ट के चारों तरफ लगाई जाएंगी, ताकि एलिफेंट फॉरेस्ट के अंदर घुसने की कोशिश ना करे, और फॉरेस्ट के अंदर अगर कोई ह्यूमन भी है तो ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट ना हो। ठीक, तो उसके लिए प्रोजेक्ट रीहैब शुरू किया गया है। ये बेसिकली लगाया जाएगा नागरहोले नेशनल पार्क में, और टाइगर रिजर्व भी है ये, और यहाँ पर कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, तो इसके चारों तरफ ये चीज़ें लगाई जाएंगी। बी फेंसेस लगाए जाएंगे, ताकि जो एलिफेंट हैं वो डरें मधुमक्खी से, जो पीली होते हैं बी फेंसेस इन ह्यूमन हैबिटेशंस यूजिंग हनी बीज। ठीक है, तो जो शहद वाली मक्खियाँ होती हैं उनको यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। और प्रोजेक्ट खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन का बेसिकली मिशन है, इनका एक बड़ा मिशन है नेशनल हनी मिशन, उसके अंदर ये मिशन इन्होंने लॉन्च किया है, उसका इनिशिएटिव है प्रोजेक्ट रीहैब। तो जितने पॉइंट्स यहाँ से मिलते हैं उठा लो और यूज़ करो, प्री में मेंस में जहाँ पर भी आते हैं। उसके बाद बात करें तो इंडिया के अंदर देखिए दुनिया भर में टोटल 23 स्पीसीज़ हैं गिद्ध की, बल्चर्स बहुत ज़्यादा यहाँ पर बेसिकली देखने को मिलते हैं, एक्सटिंक्ट होते चले जा रहे हैं, और 9 यहाँ पर इंडिया के अंदर पाई जाती हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी बल्चर की स्पीसीज़ इंडिया के अंदर पाई जाती हैं, तो ये सब लिखी हुई हैं: वाइट रम्ड बल्चर, लॉन्ग बिल्ड वल्चर, रेड हेडेड किंग वल्चर, इजिप्शियन वल्चर, यूरेशियन ग्रिफन, हिमालयन ग्रिफर, सेनेरोस वल्चर, सिलेंडर बिल्ड वल्चर एंड बियर्डेड वल्चर। तो ये 9 स्पीसीज़ यहाँ पर पाई जाती हैं 23 में से। ठीक है,
तो ये आपको याद रखना है कि गुजरात और सिलेंडर बिल्ट एंड बियर्ड वल्चर के अलावा बाकी सारी गुजरात के अंदर पाई जाती हैं। तो बेसिकली आपको सिर्फ इनके नाम याद रखने हैं, पढ़िए और आगे बढ़िए। यहाँ पर देखें तो आईआईटी मंडी, इन्होंने एक बेसिकली नई टेक्नोलॉजी का इजाद किया है, एक नया मेथड इजाद किया है कि जो वाटर है उसके अंदर जो हैवी मेटल्स हैं उन हैवी मेटल्स को ख़त्म किया जा सकता है। वाटर के अंदर से हैवी मेटल्स को ख़त्म किया जा सकता है कैसे? तो ये टेक्निक है बायोपॉलीमर बेस्ड मटेरियल। तो आप इस की एक परत बनाइए और उसके ऊपर अगर आप हैवी मटेरियल युक्त वाटर को डालेंगे तो नीचे जो पानी छन करके जाएगा वो उनमें हैवी मेटल्स नहीं होंगी। ठीक है, तो ये एक तरह की मेम्ब्रेन का काम यहाँ पर करता है, फाइब्रस मेम्ब्रेन का काम करता है और इससे मदद मिलेगी हैवी मेटल्स को कम करने में। आगे चलें तो एक रैंकिंग जारी की गई स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी के द्वारा, और रैंकिंग को कहते हैं वर्ल्ड आईक्यू एयर इंडेक्स। ठीक है, तो इस इंडेक्स के हिसाब से 2019 में इंडिया पाँचवा जो है 5th नंबर पर आता था, और एयर पोल्यूशन के मामले में। ठीक है, एयर पोल्यूशन के मामले में इंडिया 5th नंबर पर आता था और 2020 में 3rd नंबर पर आ गया है। तो यानी कि ये बिल्कुल भी अच्छी न्यूज़ नहीं है। और इसके अंदर बात करें तो सबसे पहली सिटी है होतान चाइना के अंदर, जिसमें सबसे ज़्यादा पोल्यूशन है, और दिल्ली सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड यहाँ पर, दिल्ली रिमेन्स मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल। तो ये सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड कैपिटल अभी यहाँ पर बनी हुई है। ठीक है, तो ये न्यूज़ में था और इसीलिए आपको इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि वर्ल्ड आईक्यू एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है वो यहाँ पर दी गई, और इसके हिसाब से इंडिया पहले 5वें नंबर पर था और अब यहाँ पर 3रे नंबर पर ये यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कॉज ऑफ कंसर्न क्या है कि 15 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड 13 इंडिया के अंदर हैं। याद रखिएगा, इसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो जितनी भी दुनिया में पॉपुलेटेड सिटीज़ हैं उनमें से 13 इंडिया के अंदर हैं, और होतान चाइना को हटा दीजिए और काशगर चाइना को हटा दीजिए तो बाकी सब जो हैं वो इंडिया के अंदर ही यहाँ पर हैं। सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड है इंडिया के अंदर गाज़ियाबाद, बट गाज़ियाबाद कैपिटल नहीं है, और दिल्ली रिमेन्स द मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो वो लिखा हुआ है। तो गाज़ियाबाद दूसरे नंबर पर आता है और दिल्ली जो है एकमात्र कैपिटल ऐसी है जो पहले नंबर पर आ रही है। आगे बात करें तो एक और रिपोर्ट जारी की गई, वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट जारी की गई इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी IRENA के द्वारा, और इन्होंने ये कहा कि कोविड-19 ने ऐसा ऑफ़र दिया कंट्रीज़ को कि वो जो फॉसिल फ्यूल यूज़ करते थे उसको बंद कर सकते हैं और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ को कदम बढ़ा सकते हैं। ठीक, तो कोविड-19 क्राइसिस को यहाँ पर जो कहा जाता है तब्दील किया जाए अपॉर्चुनिटीज़ में, तो वही मुद्दा उठाने की कोशिश की गई है। आगे बात करें तो 5 ईयर ओल्ड एक टाइग्रेस का यहाँ पर शव मिला पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के अंदर। तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व पड़ता है पीलीभीत और शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि यहाँ पर एक कारकस देखने को मिला है, एक मृत शरीर देखने को मिला है, तो इसीलिए ये न्यूज़ में आ जाता है। ओके, इसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था 2014 के अंदर, 2014 में टाइगर रिजर्व था, और इसको अवार्ड भी मिला 2020 में इंटरनेशनल अवार्ड TX2, क्योंकि इसने टाइगर की पॉपुलेशन को डबल कर दिया था। ठीक है, इन द पास्ट 4 ईयर्स, तो पिछले 4 सालों में इसने टाइगर की पॉपुलेशन को दुगना कर दिया था, इसीलिए इसको पॉपुलेशन मिला, इसको अवार्ड मिला इंटरनेशनल अवार्ड TX2। ओके, और अगर मैं बात करूं तो नॉर्दर्न एज जो है इसकी, जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, लगभग नेपाल को छूती है और बाउंड्री भी बनती है काकरा और शारदा रिवर की। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना, और इस टाइगर रिजर्व के बारे में इतनी चीज़ें काफ़ी हैं। इटली ज्वाइन करेगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस को। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो कि ट्रीटी बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल अलायंस है, जिसमें 121 कंट्रीज़ अब तक हो चुकी हैं। अब तक की बात कर रहा हूँ, ये लगातार बढ़ रही हैं, और इंडिया ने इस इनिशिएट को शुरू किया था फ्रांस के साथ मिलकर के, और इटली अब इसको ज्वाइन करेगा। आगे बढ़ें तो एक कैंपेन लॉन्च किया गया, कैच द रेन कैंपेन, कैच द रेन कैंपेन, कैच द रेन। तो आपको नाम से पता चल जाना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने इसको लॉन्च किया और ये कहा कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेट्स हैं, वो इस कैंपेन को शुरुआत करें और रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाना शुरू करें। ठीक है, मतलब जो रेन वाटर होता है उसको इकट्ठा करें और हार्वेस्टिंग के रूप में उसको यूज़ करने के लिए स्ट्रक्चर्स तैयार करें। ठीक, तो ये लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा। इसके अंदर डैम्स यहाँ पर चेक्स किए जाएँ,
वाटर हार्वेस्टिंग पिट बनाए जाएँ, रिमूवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन इन द चैनल्स किए जाएँ, रिपेयर किया जाए जो स्टेप वेल्स पहले से ही मौजूद हैं, ठीक, जो वेल्स यहाँ पर पहले से हैं उनको भी सही किया जाए। ओके, तो ये चीज़ है। फिर हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपको ओपन करना है एक रेन सेंटर, ताकि वो यहाँ पर अवेयरनेस का काम करे और लोगों को बताए कि क्या क्या फ़ायदे होते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर के। तो कैच द रेन कैंपेन किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर क्रिएट करने हैं। आगे चलें तो एक और रिपोर्ट आई, रिपोर्ट थी ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट ने कहा कि इंडिया में मीथेन का इमिशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। इन्होंने कहा कि मीथेन लीक्स फ्रॉम प्लांट कोल माइंस अराउंड द वर्ल्ड हैव बीन बिगर इम्पैक्ट देन कार्बन इमिशन। तो कार्बन इमिशन तो होते ही होते हैं, साथ ही मीथेन इमिशन भी, मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है और इससे भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमिशन होते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि कार्बन से ज़्यादा एमिशन मीथेन से हो रहे हैं, यूएस में हो चाहे इंडिया में हो। इंडिया इज़ द टॉप एमंग द टॉप 5 इमिटर ऑफ मीथेन, याद रखना इंडिया टॉप 5 में आता है। और इंडिया की अगर हम बात करें तो 45 मिलियन टन तक CO2 के इक्विवेलेंट, जितनी CO2 45 मिलियन इक्विवेलेंट होती है उतना मीथेन यहाँ पर इमिट कर देता है। ओके, तो और भी गैसेज हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, मीथेन है, ये सब भी रिलीज़ होती हैं कोल माइंस से। ठीक है, तो कोल माइंस का यूज़ करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की अलावा और भी गैसेज हैं और उनमें मीथेन सबसे ज़्यादा जो है वो इमिट हो रही है। तो ये सब बातें बताई गई ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर रिपोर्ट के द्वारा। आगे चलें तो नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम NPCA के अंदर 157 वेटलैंड्स को बचाने के लिए 1000 करोड़ रुपए रिलीज़ किए गए। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने यहाँ पर ये काम किया। और रैपिड अर्बनाइजेशन, शहरीकरण तेज़ी से बढ़ रहा है, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं। तो जो वेटलैंड्स हैं, जो बेसिकली वेटलैंड हैं, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो रहे हैं। उनको बचाने के लिए 157 वेटलैंड्स को चुना गया और 1000 करोड़ रुपए यहाँ पर सैंक्शन किए गए। तो नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम 2015 में लॉन्च किया गया था और दो प्रोग्राम्स को मर्ज करके ये लॉन्च किया गया था, नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम और नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम। दोनों को मर्ज किया गया था, तब जा करके इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। तो आपको क्या याद रखना है कि 1000 करोड़ रुपए और नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर 157 वेटलैंड्स को बचाने के लिए दिए गए हैं। एक आ जाता है रणथंभौर टाइगर रिजर्व। 6 टाइगर की यहाँ पर जो है वो डेथ देखने को मिली और वो मिसिंग है बेसिकली। 2 उसमें बच्चे भी हैं, ठीक। तो एक साल में पिछले 6 टाइगर यहाँ पर मिसिंग है। तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व न्यूज़ में आया और राजस्थान के ईस्टर्न पार्ट में ये पड़ता है। अरावलीज और विंध्यास को मिला करके इन दोनों हिल रेंज के जंक्शन पे ये यहाँ पर पड़ता है। इसके अंदर एक ट्री पाया जाता है बेसिकली, उसका नाम है धक ट्री। और धक ट्री बेसिकली इसके अंदर एक एबिलिटी होती है कि अगर कितना भी सूखा हो ये यहाँ पर ट्री वो सर्वाइव करता रहता है, ठीक है। तो ड्रॉट रेजिस्टेंस ट्री है, इस चीज़ को याद रखना। और ट्री को कहते हैं फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो एक बार स्लाइड को भी पढ़िए, आपको बहुत आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। लेदरबैक सी टर्टल के बारे में मैंने यहाँ पर वीडियो बना दी है, आप यूट्यूब पर सर्च मारेंगे आपको मिल जाएगा, क्योंकि कोई भी नहीं पढ़ाता इन चीज़ों को, हमने यहाँ पर पढ़ाई हुई है। क्योंकि न्यूज़ में आई कि जो अंडमान एंड निकोबार है वहाँ पर बेसिकली डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो जायंट लेदरबैक जो टर्टल हैं उनके हैबिटेट को यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्रेट निकोबार इग्नोर्स ट्राइबल इकोलॉजिकल कंसर्न। तो यहाँ पर गलाथिया बे के बारे में भी मैंने यहाँ पर बताया है, कैंपबेल बे के बारे में भी मैंने यहाँ पर बताया है। और ये दिक्कतें उठती हैं आपका जो जायंट लेदरबैक सी टर्टल है उसकी मास नेस्टिंग साइट है निकोबार आइलैंड्स। तो वहाँ पर ये चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, आप देखिए उस वीडियो को, काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर ये सेम आर्टिकल है जो हरियाणा ने यहाँ पर कहा था कि हमें अरावली के अंदर माइनिंग करनी है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको परमिशन नहीं दी थी, उसकी ये एक्सप्लेन सीरीज़ यहाँ पर ये बना करके दी गई है। अगली बात करें क्लाइमेट फाइनेंस की, तो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ये कहा भाई हमने पेरिस एग्रीमेंट के अंदर साइन किया था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो अगले 5 सालों तक $100 बिलियन यहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज़ को देंगी। और यहाँ पर जो पैसा देंगी उसको कहा जाता है क्लाइमेट फाइनेंस, ठीक है। तो वो पैसा यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कहा है कि भाई जो पैसा बात की गई थी वो हमें दीजिए। और ऐसा ये इन्होंने तब कहा जब ये इंट्रोड्यूस कर रही थी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर यानी ICDRI
की मीटिंग को एड्रेस कर रही थी, तब इन्होंने ये बात कही। क्लाइमेट फाइनेंस कहते हैं लोकल, नेशनल एंड ट्रांसनेशनल फाइनेंस ड्रॉन फ्रॉम पब्लिक, प्राइवेट एंड अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फाइनेंस। फाइनेंसिंग बेसिकली क्लाइमेट के लिए, क्लाइमेट एडप्शन चीज़ों के लिए हमें क्लाइमेट फ्रेंडली मशीनरी खरीदनी है, हमें पेड़ पौधे लगाने हैं, उस सब के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, वो पैसा क्लाइमेट फाइनेंस कहलाता है। यूएनएफ ट्रिपल सी की क्योटो प्रोटोकॉल पेरिस एग्रीमेंट में यही कहा गया था कि हम पैसा देंगे, डेवलप कंट्रीज़ ने कहा था, और अब कोई पैसा नहीं आ रहा है, हार्डली $8 बिलियन या $10 बिलियन इकट्ठे हो पाते हैं। ठीक, तो ये इशूज़ हैं, आप इनको लिख सकते हैं। फिर अगर मैं बात करूं तो एनवायरनमेंट के अंदर देखें तो वर्ल्ड वाटर डे मनाया गया 22 मार्च को, और 1993 से लगातार मनाया जा रहा है। इसकी थीम थी वैल्यूइंग वाटर, तो इसमें तो कुछ बड़ा था नहीं। केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट यहाँ पर लॉन्च हुआ है। क्या करना है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा। ठीक, तो बेसिकली करना क्या है, जो केन रिवर है उसका पानी बेतवा रिवर के अंदर छोड़ा जाएगा। तो दिक्कतें भी हैं क्योंकि केन रिवर के अंदर खुद ही इतना पानी नहीं है कि बेतवा रिवर को दिया जाए। ठीक है, फिर जो ये कनाल बनेगी लिंकिंग की, ये पन्ना टाइगर रिजर्व से यहाँ पर पास हो रही है, तो ये भी एक दिक्कत हो जाती है। ठीक, क्योंकि टाइगर रिजर्व बीच में आ रहा है। ओके, तो यही सब चीज़ें कि केन रिवर का ट्रांसफ़र किया जाएगा पानी का बेतवा रिवर में, और इसके लिए डैम्स का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, जैसे दौधन डैम है, और एक कनाल भी बनाई जा रही है इसको लिंक करने के लिए। ट्रांसफ़र ऑफ सरप्लस वाटर फ्रॉम केन टू बेतवा रिवर, ये इसको बनाने का काम था। बट इश्यूज़ भी दो क्लियर हो चुके हैं कि एक टाइगर रिजर्व बीच में से गुजरता है, और केन रिवर में खुद इतना पानी नहीं है कि दूसरी रिवर्स को दिया जाए। ठीक है, तो ये सब इश्यूज़ यहाँ पर हैं। फिर एशियाटिक चीते का यहाँ पर एशियाटिक चीता और अफ्रीकन चीता दोनों के बीच में मैंने डिफरेंस के ऊपर एक वीडियो बनाई है, आप इसको देख सकते हैं। चैनल पर जाइए और स्पीसीज़ की प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएगा, एस सीरीज़ के नाम से वो यहाँ पर पड़ी हुई है। ठीक, क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एम के रंजीत सिंह कमेटी बनी है, और अफ्रीका से इंडिया में चीते का रीलोकेशन किस तरीके से हो, 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर एक कमेटी भी बनाई, और उस कमेटी का नाम है एम के रंजीत सिंह कमेटी। ठीक है, तो अफ्रीका से हम री इंट्रोडक्शन कर रहे हैं चीते का इंडिया के अंदर। आगे एक है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, 22 मार्च को मनाया जाता है, सॉरी 21 मार्च को मनाया जाता है यहाँ पर। और इसके अंदर अगर मैं बात करूँ, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट यूनाइटेड नेशंस के द्वारा मनाया जाता है मार्च 21 को, और इसकी थीम थी कि फॉरेस्ट रिस्टोरेशन ए पाथ टू रिकवरी एंड वेल बीइंग। ठीक है, तो ये थीम याद रखिए, डेट याद रखिए, किसके द्वारा मनाया जाता है बस। एक होते हैं फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल। फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल को डुअल फ्यूल व्हीकल भी कहते हैं। इनके अंदर दो तरह का फ्यूल यहाँ पर डाला जाता है। दोनों तरह के फ्यूल एक ही टैंक के अंदर होते हैं। ठीक है, तो जनरली जो टैंक है उसी के अंदर दोनों फ्यूल होते हैं, और दोनों फ्यूल का मिक्सचर जो है वो एक साथ यूज़ किया जाता है। अब ये अलग होते हैं बाई फ्यूल व्हीकल से। बाई फ्यूल व्हीकल अलग होते हैं, डुअल फ्यूल व्हीकल अलग होते हैं। बाई फ्यूल व्हीकल में दो टैंक होते हैं, दो फ्यूल होते हैं अलग अलग टैंक में। ठीक है, तो सेपरेटेड टैंक होते हैं उसके अंदर, लेकिन इसके अंदर सेपरेटेड टैंक नहीं होते, कॉमन मिक्सचर यूज़ किया जाता है। ठीक, तो एक से ज़्यादा फ्यूल के ऊपर ये रन करता है, और दोनों मिक्सचर के रूप में होते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर देखते रहिए, ये टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है। 3 पॉइंट यहाँ पर जो निकले वो इम्पोर्टेंट हैं। तो ये हमारी आर सीरीज़ भी चल रही है, इसको रामसर सीरीज़ कहते हैं। रामसर साइट्स हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, केरल के ऊपर यहाँ पर पढ़ा चुके हैं। और केरल के अंदर 3 रामसर साइट्स हैं, बेमनाद लेक, अष्टमुदी लेक एंड शस्तामकोटा लेक। सर्च मारिए आपको मिल जाएगा। फिर तमिलनाडु की भी पढ़ा चुके हैं, ठीक है, रामसर साइट, और इसके अंदर पॉइंट कैलमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर बता चुके हैं। उसके बाद एशिया के अंदर सबसे बड़ा टूलिप गार्डन खुला है श्रीनगर के अंदर, और अब ये पब्लिक के लिए खोल दिया गया है। ठीक, तो एशिया का लार्जेस्ट टुलिप गार्डन श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में, और 25 मार्च 2021 को खोल दिया गया। और टुलिप गार्डन इज स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स विच फीचर्स लैक्स ऑफ टुलिप्स। तो ये आप इमेज में देखिए कितनी तरह की वैरायटी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। और जबरवन हिल्स का नाम याद रखिएगा, क्योंकि उसी ये जो हिल्स आपको यहाँ पर दिख रही हैं इनका नाम है जबरवन हिल्स, और डल लेक के किनारे ये सब काम किया गया है। ओके, तो इतने पॉइंट यहाँ पर काम के हैं, इन सबको याद रखिएगा। आगे चलें तो सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क यहाँ पर खुला था कुछ दिनों पहले, और स्टैचू ऑफ यूनिटी के किनारे बेसिकली केवाडिया टूरिज़्म सर्किट है उसको बढ़ाने का काम यहाँ पर चल रहा था। तो केवाडिया जो टूरिज़्म सर्किट है उसके ही आसपास सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क खोला गया था, और पिछले 2 सालों में 27% बर्ड्स की यहाँ पर डेथ हो चुकी है। तो कुछ पार्क में बस बना तो दिया है लेकिन काम नहीं चल रहा है। नर्मदा रिवर पर है गुजरात में, ये आपको पता होना चाहिए। 27% बर्ड्स की यहाँ पर डेथ हो चुकी है पिछले 2 साल में। एक प्रोजेक्ट चल रहा है कल्पसर प्रोजेक्ट,
कल्पसर प्रोजेक्ट क्या है, देखिए ये है गल्फ ऑफ खंबात। ठीक, तो इस तरीके से ये अगर मैं इंडिया को पूरा कर दूं तो इस तरह की चीज़ें चलेंगी। ठीक है, तो इस गल्फ ऑफ खंबात से यहाँ तक डैम बनाया जाएगा मेनलैंड इंडिया को जोड़ने के लिए, कल्पसार डैम। इससे फ़ायदा क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक के लिए अगर आपको चीज़ भेजनी है तो आप रोड ट्रांसपोर्ट के ज़रिए भी भेज सकते हैं। 30 किलोमीटर लंबा डैम बनाया जाएगा और गल्फ ऑफ खंबात या कैम्बे इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, टू क्रिएट अ फ्रेश वाटर कोस्टल रिजर्वर लेक। ठीक है, तो हर तरह के बेनिफिट हैं। याद रखिए कल्पसर प्रोजेक्ट कहाँ पर बनाया गया है, फ्रेश वाटर रिजर्वर यहाँ पर बनाया जाएगा इसके ज़रिए। ओके, अभी अभी एक रिपोर्ट रिलीज़ की किसने, टेरी, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट एंड शेल, इन दोनों ने मिल करके ये रिपोर्ट यहाँ पर इशू की। और रिपोर्ट का नाम था इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग टू अ नेट जीरो एमिशन एनर्जी सिस्टम। इस रिपोर्ट में इन्होंने कहा कि अगर इंडिया थोड़ी सी और यहाँ पर कोशिश करे तो 2050 तक नेट ज़ीरो एमीटर बन सकता है। मतलब 2050 तक कार्बन डाइऑक्साइड का जितना एमिशन करते हैं उतना ही एब्जॉर्प्शन भी कर लेगा। तो टोटल मिला करके ज़ीरो यहाँ पर देखने को मिलेगा, जितना उत्पन्न किया उतना ख़त्म कर दिया तो जीरो हो गया। ठीक है, तो इसको यहाँ पर ये गेन कर सकता है 2050 तक। बट इसको थोड़ी सी सस्टेनेबल पॉलिसीज़ अपनानी पड़ेंगी और इनोवेशन ड्राइव कंटेक्स्ट में लेकर के चलना पड़ेगा। मतलब नई टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करे, पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ ना करे। ठीक है, तो ये रिपोर्ट यहाँ पर पब्लिश की गई। आगे बात करें तो एमओयू साइन किया गया है विभिन्न स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स, अर्बन लोकल बॉडीज़ के बीच में। इन लोगों ने एमओयू साइन किया और कहा कि 132 ऐसी साइट्स यहाँ पर, सिटीज़ बेसिकली 132 आइडेंटिफाइड सिटीज़ मिली हैं जिनका नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम चलाया गया था लगभग 1-1.5 साल पहले, तो उसके अंदर ये लॉन्च किया गया है, बजट में लॉन्च किया गया था प्लान। और अब ये एमओयू साइन हुआ है 132 सिटीज़ के अंदर एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के मीजर्स अपनाए जाएंगे। ठीक है, तो 132 कंट्रीज़ के अंदर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के हर एक पहलू को अपनाने की बात यहाँ पर चलेगी। ठीक, क्या क्या, जैसे कि एक्सपेंशन ऑफ एम्बियंट एयर क्वालिटी नेटवर्क, तो जो सफ़र पोर्टल हैं या वायु पोर्टल हैं उन सब का यहाँ पर विस्तार किया जाएगा और स्टडी की जाएगी कि पोल्यूशन कहाँ से आ रहा है वगैरह वगैरह चीज़ें। पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाई जाएगी, ग्रीवियंस रेड्रेसल मैकेनिज्म लॉन्च किया जाएगा। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के बारे में पता होना चाहिए। ठीक, 2017 बेस ईयर लिया गया है, 2024 तक 20 से 30% एयर पोल्यूशन कम कर देना है। ठीक है, PM2.5, PM2.10, वो सॉरी PM2.5 और PM10 को भी यहाँ पर रिड्यूस करना है। ओके, तो टोटल कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो वर्ल्ड बैंक भी इसको सपोर्ट कर रहा है। ठीक, तो ये सिटीज़ यहाँ पर हैं और 102 सिटीज़ इसके अंदर कवर की जाएंगी नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंदर। और ये जो एमओयू साइन हुआ है यहाँ पर 132 सिटीज़ हैं और इनके अंदर इस प्रोग्राम का हर एक कंपोनेंट लॉन्च किया जाएगा। अफ्रीकन एलिफेंट की बात करें तो IUCN ने यहाँ पर अफ्रीकन एलिफेंट का स्टेटस है चेंज कर दिया गया है। अब ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड और एंडेंजर्ड कर दिए गए हैं। ठीक है, तो ये अच्छे न्यूज़ नहीं है बिल्कुल भी, और IUCN ने इनका स्टेटस चेंज किया है। ये थोड़े से बड़े होते हैं एशियन जो एलिफेंट है उनकी तुलना में। तो जो एशिया में एलिफेंट्स पाए जाते हैं वो स्मॉल होते हैं और ये थोड़े से बड़े होते हैं, तो इनके ऊपर अंतर पूछा जा सकता है। ठीक है, और अफ्रीकन एलिफेंट आर द लार्जेस्ट लैंड एनिमल्स ऑन द अर्थ। तो अर्थ पर इनसे बड़ा, अफ्रीकन एलिफेंट से बड़ा कोई भी लैंड एनिमल नहीं पाया जाता है। तो एशियन एलिफेंट भी अफ्रीकन एलिफेंट से छोटा होता है और इनका स्टेटस चेंज किया गया है क्योंकि इनका शिकार बहुत ज़्यादा होता है, पॉइजिंग है, फिर हैबिटेट भी इनका बहुत तेज़ी से डिग्रेड हो रहा है। उस सब को देखते हुए इनका स्टेटस जो है वो और ज़्यादा ख़राब हो गया है। अब ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड और एंडेंजर्ड हो चुके हैं। एक होता है अर्थ आवर, 27 मार्च 2021 को बनाया गया और इसके अंदर हम क्या करते हैं कि 1 घंटे यानी कि 8:30 बजे से लेकर के रात को 9:30 बजे तक 180 कंट्रीज़ अपने जो लाइट्स हैं उनको स्विच ऑफ कर देते हैं। और 2007 से वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर WWF इस प्रोग्राम को चला रहा है। ठीक है, तो अर्थ आवर के बारे में 5 पॉइंट मैंने यहाँ पर बता दिए। और हर मार्च के आखिरी सैटरडे को ये मनाया जाता है। ठीक है, हर मार्च के आखिरी सैटरडे को मनाया जाता है। इस बार सैटरडे 27 मार्च को पड़ा तो ये 27 मार्च को मनाया गया। आइडिया क्या है कि देखिए ये दिखाता है कि हमें एनर्जी को सेव करके चलना है। तो इसके लिए अगर आप 1 घंटे अपनी लाइट्स को बंद रखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है और ये आपको दिखाता है, कमिटमेंट याद दिलाता रहता है कि हाँ हमें भी एनर्जी सेव करते हुए चलना है। एक है सिलेंडर बिल्ड गुल्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए ये एक तरह का वाटर वर्ड है और कच्छ हाईवे का निर्माण हो रहा था तो यहाँ पर इन्होंने इसकी 500 से ज़्यादा साइट्स को ख़त्म कर दिया।
ठीक। अब ये बेसिकली वेस्टर्न इंडियन ओशन के अंदर देखने को मिलता है, कोस्टल इलाकों में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। और इट क्रिएट्स नेस्ट ऑन द लैंड, और ये बेसिकली अपना जो घोंसला है वो लैंड पर ही क्रिएट करते हैं। तो ये इस तरीके से न्यूज़ में था। एक न्यूज़ में आया पोंग डैम, एवियन इन्फ्लुएंजा फैल गया। और पोंग डैम जो कि बेसिकली सिचुएटेड है हिमाचल प्रदेश के अंदर ब्यास रिवर पर, वहाँ पर बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स की यहाँ पर डेथ हो चुकी है। तो ये यहाँ पर न्यूज़ में आया। और ये एक आर्टिफिशियल लेक है पोंग डैम, और महाराणा प्रताप सागर भी इसको कहते हैं। रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था 2002 के अंदर। ठीक है, तो ये लास्ट स्लाइड थी। टोटल अगर मैं आपको बताऊं तो 73 स्लाइड्स यहाँ पर हो चुकी हैं। कोई भी आपको इतना डिटेल में नहीं कराएगा जितना यहाँ पर आपको कराया गया। और इस समय काफ़ी ज़्यादा मेहनत है, तो आप वीडियो को बताइए कैसी लगी, और दोबारा देखिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर हो जाती हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।